हेलो करता हूँ, बढ़िया होंगे। आज की क्लास में भी हम लोग अपने 10 इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर आप हर दिन 10 सवाल लगाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, बच्चे आपने सुना होगा कि क्या नवोदय का पेपर कठिन आता है। भाई, इस तरह के सवाल नवोदय के पेपर में आते हैं। तो मैं कहूँगा भाई, नवोदय का पेपर कठिन तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, क्या कोई बच्चा फेल होता है? नवोदय में कोई फेल भी नहीं होता, क्योंकि 100 में से 30 नंबर पे तो बच्चे पास ही हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरिट लिस्ट में नंबर आना। और मेरिट लिस्ट का मतलब है आपकी सीट मिलना आपको। और सीट आपकी कब मिलेगी? जब आप 100 में से 93 से लेकर 100 के बीच के नंबर लाओगे, तब आपका जो है यहाँ पर सीट रिजर्व होगी। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटों की संख्या केवल 80 है और नंबर ऑफ फार्म आपके बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना तो इस तरह के आपको मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इनको बेस्ट से बेस्ट मेथड से हम लोग सवाल को करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई 7236 को 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया तो उसका सही उत्तर कितना भिन्न है। मतलब सवाल का मतलब समझो, इसमें यह बोला गया है कि एक संख्या थी 7236, इसमें स्टूडेंट को 56 से गुणा करनी थी, लेकिन 56 से गुणा करने के बजाय उसने 7236 में 65 से गुणा कर दी। तो बताओ ये जो उत्तर आया है वो पहले वाले उत्तर से कितना अलग है, कितना कम या ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इसको नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेगा, इसकी गुणा करके यहाँ रखेगा, इसकी गुणा करके यहाँ रखेगा, फिर आपस में माइनस करेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करना। अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए, भाई इससे गुणा करनी थी, गलती से इससे कर दी, तो बताओ कि नंबर उत्तर जो है कितना अधिक है कितना कम आया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 7236 और इसमें गुणा करोगे जितनी संख्या हमें करनी थी गुणा और जितने से कर दी उन दोनों के अंतर से, यानी कि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 65 माइनस 56, ये हो जाएगा 7236 गुणा 65 में से 56 को माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया आपका 9। अब इसकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए भी यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि कैसे कौन सा भिन्न होना चाहिए। जब मैं अगर 9 और 6 की गुणा कर लूँ, सबसे पहले आखिरी अंक को गुणा करूँ, तो 6 नम कितना आया मेरा 54। 54 में इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो इकाई अंक 4 ही होगा, इधर चाहे कोई भी संख्या हो। अगर ऑप्शन में हमने देखा कि भाई यहाँ पर इकाई अंक केवल एक ही इसमें 4 है, बाकी सब में 5 0 0 है और इकाई अंक गुणा करने में 4 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 4 यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, फिर आप इसकी पूरी गुणा कर लेते, तब भी आंसर यही आता है। क्लियर बच्चे? तो खासकर कंसेप्ट ये है कि अगर कोई एक संख्या में गुणा करनी गलती से उसके स्थान पर दूसरी से गुणा कर दी तो सही उत्तर पुराने उत्तर से कितना ज़्यादा है, कम आएगा। तो ऐसी कंडीशन में उस संख्या में गुणा करेंगे हम जिससे हमने गुणा करी थी और गलती से गुणा करी उन दोनों के अंतर से। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपसे ये पूछा गया। तो यहाँ पर 7 क्रमागत संख्याओं की बात है। तो 7 संख्या मान लीजिए आपकी A B C D E F G, ये 7 आपकी क्रमागत संख्या है और इन संख्याओं का औसत क्या है आपका 33 है। तो जब 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो ये जो औसत होता है ना, ये हमेशा आपकी बीच वाली संख्या होती है, यानी कि बीच वाली संख्या जो है आपकी वो 33 होगी, क्योंकि ये जस्ट डी जो है वो आपकी बीच वाली संख्या। 7 संख्याओं में 3 हमने इधर छोड़ दी, 3 संख्या इधर छोड़ दी। आपसे पूछा गया है कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। संख्या कैसी है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है जो लगातार। अगर ये बीच वाली संख्या 33 है तो उसकी अगली 34 होगी, फिर उससे अगली 35 और उससे अगली संख्या आपकी 36 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता आपसे कि बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी में 32 से पहले लिख देते, आपके 33 से पहले 32, फिर आपका 31 और फिर 30। सबसे छोटी संख्या आपकी 30 हो जाएगी। और अलग अलग तरीके से सवाल बन सकते हैं, पूछ लेगा सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना है या फिर गुणनफल कितना है, इस तरह की चीज़ें पूछ सकता है, वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखो, A B C D 4 क्रमागत विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं? विषम, जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। देखो ये भी इस तरह का सवाल है। तो आपके यहाँ पर 4 संख्या हैं, ए बी सी और डी, इनका औसत है 42। देखो 4 संख्याओं के बीच की संख्या अगर हम ढूंढे तो 4 संख्याओं में 2 संख्या इधर हो गई और 2 संख्या, यानी कि जो औसत वाली संख्या है ये बी और सी के बीच की संख्या है। बी और सी के बीच में कितना है, 42। ये औसत आया हमारा 42। हमसे कैसी संख्या कहा गई है, विषम संख्या, और वो भी कैसी, क्रमागत। तो विषम संख्या और क्रमागत, तो 42 से जस्ट अगली जो विषम संख्या होती है वो 43 आती है और 43 से जस्ट अगली विषम संख्या, क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या, तो 43 के बाद अगली विषम संख्या होगी आपकी 45। ऐसी 42 से पहली विषम संख्या आपकी 41 होगी और 41 से पहली विषम संख्या आपकी 39 होगी।
आपसे पूछा गया है बी और डी का गुणनफल कितना होगा। बी और डी, बी है 41 और डी है आपका 45, तो यहाँ पर 41 गुणा 45 कर देंगे। यहाँ पर भी देखो कंसेप्ट लगा सकते हैं, लास्ट में 1 है और इधर लास्ट में 5 है, तो अगर 5 की 1 से गुणा करें तो 5 एकम 5, तो इकाई अंक आपका कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पर जब हमने ऑप्शन में देखा तो देखो इकाई अंक यहाँ पे क्या है, लास्ट में 5 है और किसी में इकाई अंक 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर वो पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देता है ताकि आप ट्रिक यूज कर सको। अदरवाइज अगर यहाँ पे 5 मान लीजिए यहाँ पर भी होता फिर आप पूरी गुणा कर लेते, अदरवाइज बिना गुणा करे भी आपका काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है 1500 को भाग करा 3 से, फिर उसको भाग करा 5 से, फिर 10 से, तो बताओ इसका मान क्या होगा। अब बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि पहले हम इधर से भाग करना शुरू करें या इधर से। तो जब ऐसी सिचुएशन में आपको भाग दी जाए लगातार तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ भाग करते हैं। लेफ्ट से राइट का मतलब क्या, सबसे इधर जो लेफ्ट में वो आपका 1500 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1500 और इसको पहले डिवाइड करेंगे 3 से, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करना तो 3 में 5 की गुणा, उसके बाद 10 से डिवाइड करना तो उसके बाद 10 की गुणा कर देंगे। यानी कि इधर की संख्या को रख के बाकी जितनी भी संख्याओं से हम भाग करते हैं इन सभी संख्याओं से इसके बट्टे में रख के गुणा करनी है और उसी से हम इसको भाग करेंगे। हल करेंगे, 3 से 1500 कटेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से 500 कटेगा 100 बार और फिर 10 से 100 कटेगा 10 बार। तो फाइनली हमारा जो उत्तर आएगा 10 से 100 कटेगा 10 बार, तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यानी कि यहाँ से आपको पता चला कि अगर कोई संख्या हमारी x है, इसको भाग हम a से कर रहे हैं, फिर उसको भाग b से, उसको भाग हम c से, ऐसे ही करते चले जा रहे हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वो x बटे a गुणा b गुणा c गुणा d, जितने भी आगे तक हम चलते जाएंगे उन सबको गुणा करके इसके बटे में रख देंगे और जो भी करेंगे उसको उत्तर हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या में से 600 के 70% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए संख्या आपकी, संख्या इसमें नहीं पता, तो मान लीजिए संख्या आपकी x है। अब प्रश्न के अनुसार किसी संख्या में से 600 के, तो संख्या x है, इसमें से 600 के 70%, प्रतिशत का मतलब होगा 600 गुणा 70, प्रतिशत निकाल दिया हमने, और फिर उसका भी 2/3 करने पर उत्तर कितना होता है, 320 मिलता है। तो बताओ x क्या होगा। यहाँ से हम इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100 छिक 600, 3 से भी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये जगह x माइनस 2 दूनी 4 सत्ते 28, तो x माइनस 280 बटे 320। यहाँ पे हमने गुणा करी है 2 70 और 2 की। हल करेंगे x बराबर 320, ये जो माइनस में होती है बराबर की इधर संख्या, ये इधर आकर प्लस में हो जाती है, तो प्लस ये आपका 280 हो जाएगा। x बराबर 0 8 2 10 3 2 5 और 1 6, x बराबर हमारा 600 हो जाएगा। तो वो संख्या हमारी 600 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो इस तरह के जब सवाल आए किसी संख्या में तो वहाँ पर x मानकर प्रश्न के अनुसार हम इस पूरे स्टेटमेंट को लिखकर आंसर ले आते हैं। अगला प्रश्न है ₹5 के 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो पहले यहाँ पे खरीदने की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस ₹5 के 6 की दर से, यानी कि हमने 6 केले 6 बनाना हमने खरीदे हैं 5 रुपये के, और फिर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर, यानी कि यहाँ पर 5 बनाना का सेलिंग प्राइस की वजह से 5 बनाना बेचे हैं हमने ₹6 के। तो हमें बताना है इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो 6 केले खरीदे 5 रुपये के, 5 केले बेचे 6 रुपये के, तो इसमें हमें क्या करना है, केलों की संख्या को बराबर करेंगे। तो ये जो 5 केले हैं नीचे केलों की संख्या इसकी गुणा ऊपर कर देंगे दोनों तरफ, और ऊपर जो 6 केले थे इसकी संख्या नीचे कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से हमारा मिलेगा हमें कि 5 छंग 30 केले 25 रुपये के खरीदे और 30 केले हमने 36 रुपये के बेच दिए। ठीक है, 5 छंग कितना हुआ 30 केले, 30 केले हमने 25 रुपये के खरीदे, 5 छंग 30 केले हमने 36 रुपये के बेच दिए। जब केलों की संख्या बराबर है तो यानी कि हमने माल 25 का खरीदा और 36 का बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सीधा सीधा पता चलेगा लाभ कितना हानि कितना। क्रय मूल्य हो गया हमारा 25 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 36 रुपये। बात करें लाभ की, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस करें 36 माइनस 25 इज इक्वल टू आपका 11 आ जाएगा। प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ आया हमारा 11, क्रय मूल्य है 25 और गुणा में हम करेंगे 100। हल करेंगे 25 चौक का 100, 11 चौक 44, तो इसको 40% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को
किसी वस्तु को 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 1492 में बेचने पर हानि। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जब वस्तु का लाभ बराबर वस्तु की हानि के बराबर होता है अलग अलग मूल्य पर बेचने में, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा क्रय मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य बराबर दोनों का विक्रय मूल्य यानी कि 1754 प्लस 1492, दोनों विक्रय मूल्य को प्लस करके आपस में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्रय मूल्य क्या है। हल करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1754, 4 2 6 9 5 14, उसके बाद 4 7 11 और 1 12, 1 1 2 1 3, 3240 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 2 16 32, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 1623 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब जितना लाभ उतनी हानि हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो दोनों सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस के योगफल का आधा हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है जैसे कि 56,789 और 98,765 में 10,000 के निकटतम मान बताना है, क्या होगा? तो ये संख्या हमारी 56,789 किसके निकटतम बताना है? 10,000 के। तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं बच्चे? 4 जीरो होते हैं। तो यानी कि 4 जीरो का मतलब है आपको उसका चौथा डिजिट चेक करना है। चौथा डिजिट जो 6 है ये 5 से बड़ा है कि छोटा? जो चौथा डिजिट है वो 5 से क्या है हमारा? बड़ा है, यानी कि 6 है। तो आप क्या करोगे, जो बाकी सब डिजिट है इनको जीरो बनाओगे और इससे अगली संख्या में 1 प्लस कर दोगे, तो इसके जो निकटतम मान हो जाएगा वो 60,000 हो जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन चेक करो तो इसके निकटतम 60 है। 60 किस में दिया है? बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसमें भी चेक कर सकते हो, 10,000 के निकटतम है तो 4 जीरो। तो यहाँ पर देखो शुरू के वे 1 2 3 4, चौथा अंक चेक करो 8 जो है वो 8 5 से क्या है? बड़ा। 8 जो है वो क्या है? 5 से बड़ा है। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे? जीरो करेंगे और 9 में 1 जोड़ देंगे, तो ये इसके निकटतम 10,000 के निकटतम मान आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक केले को 540 आदमी 160 दिन का राशन है, 10 दिन के बाद 60 आदमी और आ जाएं तब राशन कितने दिन चलेगा? तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे लिखो आदमी, ठीक है, और यहाँ पर लिखो आप राशन। तो पहले कितने थे? 540 आदमी के लिए 160 दिन का राशन था 10 दिन के बाद, यानी कि जो 540 आदमी हैं इनके लिए 10 दिन तक तो इन्होंने खाया ना, तो अब 160 दिन का राशन था, लेकिन अभी भी 150 दिन का राशन इनके पास बचा हुआ है क्योंकि 10 दिन बाद आए। अब उनमें 60 आदमी और आ गए, यानी कि 540 आदमी थे, 60 आदमी और आ गए। तो 60 आदमी आने की वजह से ये जो 540 आदमी थे ये कितने हो गए? अब 600 आदमी हो गए। अब 600 आदमी के लिए राशन कितने दिन चलेगा आपको ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसको आदमी गुणा राशन करेंगे जो कि आपके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 600 गुणा x बराबर 540 गुणा 150। हल करेंगे यहाँ से, इसको x बराबर हो जाएगा 540 गुणा 150 डिवाइड बाय 600। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 और 6 नम 54, 15 निम 135। तो अब ये जो राशन है 135 दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10% का ब्याज उस धन का 2/3 होगा? तो यहाँ पर बच्चे ब्याज जो है उस धन का 2/3 है, तो इसका मतलब ये जो 2/3 है ना, ये ऊपर वाली संख्या जो है हमारी ब्याज हो जाएगी और नीचे वाला संख्या हमारी क्या हो जाएगी? मूलधन हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट। हमसे पूछा दर, तो दर बराबर होता है आपका साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है? 2 गुणा में 100, मूलधन हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ पर समय कितना है? 10 वर्ष का, तो गुणा में हम लोग कर देंगे 10। अब इसको करेंगे हल, 10 दशम आपका 100 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20/3, तो यह आ जाएगा 3 6 18, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कभी भी आपसे कैसे ऐसे कहा जाए कि उस ब्याज जो है उस धन का इतने बड़ा 2/3 होगा 5/7, तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे ब्याज लिखा है उस धन का, तो ऊपर वाला हिस्सा हमेशा ब्याज होगा और नीचे वाले हिस्से को आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट मानकर चलोगे, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह क्वेश्चन आपको डेली करने होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।